सुनो, पिछला लेक्चर आपने देखा था अनुलेखन। क्या देखा था? अनुलेखन। अनुलेखन कल हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हमें क्या देखना था? विभक्त जीन के बारे में पढ़ना था। क्या पढ़ना था? विभक्त जीन। सबसे पहले हम समझेंगे कि जीन क्या होता है, उसके बाद से हम समझेंगे क्या विभक्त जीन क्या होगा। भाई जीन होता क्या है? जैसे मान लिया कि ये कोई क्या है? डीएनए है। ये क्या है? कोई डीएनए है और ये जो डीएनए में आपको छोटे छोटे क्या हो रहे हैं? खंड दिखाई दे रहे हैं। छोटे क्या यानी डीएनए के अंदर जो छोटे छोटे खंड होते हैं, उन्हीं खंडों को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। विभक्ति जीन नहीं कहते हैं भाई। यानी डीएनए के छोटे खंडों को हम क्या कहते हैं? जीन। अब ये मान लिया जाए कि भाई ये एक जीन है, आप देख रहे हो कि एक जीन एक डीएनए है और डीएनए का ये वाला जो खंड है, ये इस एक खंड को हम क्या कहेंगे? इसी खंड को हम क्या कहेंगे? जो यहां से यहां तक आपको एक खंड दिखाई दे रहा है, इस खंड को हम क्या कहेंगे? जीन। तो आपने ये पढ़ा था, मैं पहले बता भी चुका हूं कि जितने भी जीन होते हैं वह सभी जीन क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। लेकिन सारे डीएनए जीन नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब जीन क्या होगा बेटा? जब जीन यानी जीन एक डीएनए है और डीएनए क्या करता है? आरएनए का निर्माण करता है और आरएनए क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। हम आते हैं विभक्त जीन। विभक्त जीन से पहले हम समझेंगे कि विभक्त जीन को पहले हम जानेंगे, उससे पहले जो है कि थोड़ा सा मैं कुछ चीजों को बता रहा हूं। पहले तो विभक्त जीन को देख लो। विभक्त जीन का खोज जो है 1993 में शार्प महोदय ने किया था। किसने किया था? शार्प महोदय ने किया था। हम पहले एक चीज जानते हैं, जैसे मैंने क्या बताया, यहां पे एक ध्यान रखना कि मान लेते हैं कि यह एक कोई जीन है। क्या है? जीन। जैसे यहां पे आपको दिखाया गया वैसे ये मान लिया गया कि ये कोई क्या है? जीन है। क्या है? जीन है। भाई जीन होता क्या है? डीएनए का ही होता है ना। और इस पे कितने 20 नाइट्रोजनी क्षार युगल मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 20 नाइट्रोजनी क्षार युगल मिल रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस पे जो है, हाँ देखो बताया गया कि ये हमने क्या मान लिया कि कोई ये ए जीन है। क्या है? ए जीन है। वही तो मैं बताया हूं कि माना ये कोई क्या है? ये जीन है। और इस ए जीन पर, अरे जीन है तो इसका मतलब डीएनए है, तो इसमें डबल रेजू पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं? और जो दोनों डबल रेजू होते हैं वह किससे जुड़े होते हैं? नाइट्रोजन क्षार से, यानी हाइड्रोजन बांड से जुड़े होते हैं। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने क्या किया? इन नाइट्रोजन क्षारों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना। इसमें से अगर इनमें से देखा जाए तो ये अलग अलग जो भाग हैं, यहां से आपको ये रेड कलर में दिखाया गया है। ये वाला भाग जो है आप देख रहे हो, यहां से यहां तक जो भाग है ये जो रेड कलर में है, और यहां से ये वाला भाग है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। ये ऐसे पार्ट हैं जो प्रोटीन, यानी भाई जीन क्या करेगा? आरएनए बनाएगा और आरएनए क्या करेगा? प्रोटीन। तो ये जो रेड वाला आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये ऐसे भाग हैं जो प्रोटीन निर्माण का कार्य कर रहे हैं। यानी ये एक क्रियात्मक भाग हैं। क्या है? क्रियात्मक भाग है, फंक्शनल पार्ट है, जो क्या कर रहे हैं? प्रोटीन बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो जीन का वह भाग जो क्या करता है? प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है या प्रोटीन निर्माण करने का कार्य करता है, वह क्या कहलाता है? क्रियात्मक भाग कहलाता है, या उसे एक जोन कहा जाता है। क्या कहता है? एक जोन कहा जाता है। तो आप देख रहे हो कि ये इसमें 2 नाइट्रोजन बेस, इसमें कितने हैं? 4, इसमें कितने हैं? 3, और इसमें कितने? 2। तो 2 4 3 2 क्या कर रहे हैं? ये प्रोटीन बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या है? क्रियात्मक है, फंक्शनल पार्ट है। और ये इस फंक्शनल पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक भाग, या हम क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। पहला एक चीज मिल गया। दूसरा देखो, इसमें से इसमें भी मान लीजिए कि ये काम कर रहा था, ये काम कर रहा था, ऐसे काम कर रहा था, वही चीज में बनाया। और ये जो काम नहीं कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको हमने क्या कहा? जो काम नहीं कर रहे हैं, जो प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं ले रहे हैं,
ये वाला भाग क्या कर रहा है, प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं ले रहा है। ये वाला भाग क्या कर रहा है, प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं ले रहा है। ये भी क्या कर रहा है, प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं ले रहा है। यानी ये अक्रियात्मक भाग है, नॉन फंक्शनल क्या है, पार्ट है। ये जो नॉन यानी जो जीन का वह भाग जो प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेता है वह क्या कहलाता है, अक्रियात्मक भाग या इंट्रॉन कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो जितने भी जो क्रियात्मक समूह होता है, कौन, जो प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, वह सभी क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं। क्या होते हैं, क्या, जैसे ये एक समूह है, ये एक समूह है, ये एक समूह है और ये एक समूह है। ये देख रहा है ना, ये सभी क्या है, क्रियात्मक समूह है। क्या है, सभी क्रियात्मक समूह है। और जो सभी क्रियात्मक जो प्रोटीन निर्माण का कार्य कर रहे हैं, जो समूह मिलकर क्या कर रहे हैं, प्रोटीन निर्माण बना रहे हैं, उन समूहों को हम क्या कहते हैं, सिस्ट्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी जितने भी समूह मिलकर प्रोटीन का यानी जीन का वह समूह जो किसका निर्माण कर रहे होते हैं, जो प्रोटीन का निर्माण कर रहे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सभी को मिलाकर क्या कहते हैं, सिस्ट्रोन कहलाता है। यानी वो सभी समूह क्या कहलाते हैं, सिस्ट्रोन कहलाते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत। अब देखते हैं, अब हम आते हैं, अब हमको जानना क्या है भाई, वो विभक्त जीन होता क्या है। तो आपने देखा कि जीन में दो पार्ट होता है, दो खंड होते हैं। एक खंड होता है जो प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, और एक क्या होता है, ऐसा होता है जो प्रोटीन निर्माण का कार्य नहीं करता। जो प्रोटीन निर्माण का कार्य कर रहा है वो क्या कहला रहा है, वो क्या कहला रहा है, वो एक्सोन कहला रहा है। और जो प्रोटीन निर्माण का कार्य नहीं करता वो क्या कहला रहा है, इंट्रॉन। तो यानी वे खंड जो क्या होते हैं, एक्सोन यानी जीन के एक्सोन और क्या इंट्रॉन खंड जब दोनों मिलता है तो उससे किसका निर्माण होता है, विभक्त जीन का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई कि विभक्त जीन किसे कहते हैं, यानी वह जीन जिसमें क्रियात्मक और अक्रियात्मक दोनों खंड पाए जाते हैं वह क्या कहलाता है, विभक्त जीन कहलाता है। तो क्रियात्मक भाग कौन सा है बेटा, एक्सोन है, और अक्रियात्मक भाग कौन है, इंट्रॉन है। तो हमने क्या कहा कि इन एक्सोन और इंट्रॉन इन दोनों खंडों को हम क्या कहते हैं, विभक्त जीन कहते हैं। किसी को दिक्कत आता है। तो हमने क्या देख लिया कि विभक्त जीन किसे कहते हैं, बताया गया कि विभक्त जीन क्या होता है बेटा, आपको यही बताया गया कि विभक्त जीन होता क्या है। यानी ऐसा जीन, विभक्त जीन का परिभाषा मैंने क्या बताया कि ऐसा जीन जिसमें इंट्रॉन और एक्सोन दोनों मिलता है, यानी ऐसा जीन जिसमें एक्सोन और इंट्रॉन दोनों मिलता है वो क्या कहलाता है, विभक्त जीन कहलाता है। क्या कहलाता है, विभक्त जीन। यानी यही ना विभक्त जीन है बेटा, ये क्या है, ये क्या है, विभक्त जीन है। ये क्या है, विभक्त जीन है। इसमें देखो इस विभक्त जीन में क्या क्या पाया जा रहा है, एक्सोन पाया जा रहा है, दूसरा क्या पाया जा रहा है, इंट्रॉन पाया जा रहा है, एक्सोन पाया जा रहा है, इंट्रॉन पाया जा रहा है, एक्सोन पाया जा रहा है और इंट्रॉन। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो एक्सोन होते हैं ना, एक्सोन ये क्या करते हैं, ये कोडिंग क्षेत्र का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक्सोन जो होते हैं वह कोडिंग क्षेत्र का निर्माण करते हैं, और इंट्रॉन जो होता है वो यानी नॉन कोडिंग क्षेत्र होता है। यानी ये कोडिंग क्षेत्र होता है। एक चीज ध्यान रख लेना, एक्सोन जो होता है, जीन में जो एक्सोन खंड पाया जाता है वह खंड क्या होता है, कोडिंग क्षेत्र कहलाता है, और जो इंट्रॉन होता है वो नॉन कोडिंग क्षेत्र कहलाता है। कोई पूछ दिया कि भाई जीन में जो है नॉन कोडिंग क्षेत्र कौन से हैं और क्या है कोडिंग क्षेत्र कौन से है, तो जिस जिस खंड में क्या पाया जाएगा, एक्सोन। अरे एक्सोन क्या है, जो प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। तो जो जहां जहां एक्सोन पाया जाएगा वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, कोडिंग क्षेत्र कहलाएगा। और जहां जहां क्या हो रहा है, इंट्रॉन पाया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, नॉन कोडिंग क्षेत्र कहलाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे क्या होता है, अब ये जीन जो है, ये जीन आगे चलकर किस में परिवर्तित होगा, आरएनए में परिवर्तित होगा। आरएनए में परिवर्तित होगा ना। तो जैसे ही आरएनए में परिवर्तित होगा, तो ये जब डीएनए से आरएनए बनेगा
तो एक जोन से सूचना किसके पास जाएगी? कोडिंग क्षेत्र के पास। किसके पास जाएगी? कोडिंग क्षेत्र के पास। यानी आप देख रहे हो कि इस एक जोन से सूचना किसके पास जा रही है? जो कोडिंग क्षेत्र है, क्योंकि ये कोडिंग क्षेत्र का निर्माण करेगा ना, तो इससे सूचना किसको आएगा? कोडिंग क्षेत्र को। लेकिन वही एक खंड है नॉन कोडिंग क्षेत्र या इंट्रॉन है, इसके पास कोई सूचना नहीं आ रही है। यानी एक खंड में सूचना आ रही है और दूसरे खंड में सूचना नहीं आ रही है। यानी जब आरएनए का निर्माण हो रहा है तो आरएनए के निर्माण के समय एक खंड, यानी कौन से वाले खंड को, यानी यही बताया गया कि जीन से जो सूचनाएं आ रही हैं, इस जीन से जो भी आरएनए के पे जो क्या बन रहा है, आरएनए का जब निर्माण हो रहा है जो, तो निर्माण के समय कोडिंग और नॉन कोडिंग क्षेत्र बन रहा है ना, तो इससे जीन से यानी एक जोन किसके पास सूचना को भेज रहा है? कोडिंग के पास भेज रहा है। तो एक खंड पर सूचना आ रही है और दूसरे खंड पर सूचना नहीं आ रही है। तो जहां इस तरह की आरएनए होते हैं तो उस आरएनए को, यानी जब आरएनए का निर्माण हो रहा हो और जीन से एक खंड पर सूचना यानी कोडिंग पर सूचना आ रही है और नॉन कोडिंग पर सूचना नहीं आ रही है, तो ऐसे आरएनए को, यानी ये आरएनए है, ये क्या है? आरएनए। तो ऐसे आरएनए को हम विषम प्रकृति का आरएनए कहते हैं या HNRNA कहते हैं। क्या कहते हैं? HNRNA कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई कि HNRNA क्या है? भाई सीधी सी बात मैंने बता दिया कि हमने देखा कि जीन में दो खंड थे, एक क्या था? एक्सोन और इंट्रॉन। ये क्या हुआ जब किसका निर्माण होने लगा? जीन से किसका? आरएनए का निर्माण। तो जब निर्माण हो रहा था तो ये कोडिंग क्षेत्र का निर्माण कर रहा था, ये कोडिंग क्षेत्र का निर्माण नहीं कर रहा था। तो यानी एक क्या बन रहा था? एक कोडिंग क्षेत्र बन रहा था, एक नॉन कोडिंग क्षेत्र बन रहा था। जब आरएनए तैयार हुआ तो भाई कोडिंग क्षेत्र पर सूचना आ रही है और नॉन कोडिंग क्षेत्र पर जीन से कोई सूचना नहीं आ रही है। तो जब आरएनए में इस तरह की घटना होती है तो ऐसे आरएनए को हम क्या कहते हैं? HNRNA। HNRNA का फुल फॉर्म होता है हेट्रोजेनस आरएनए। क्या होता है? हेट्रोजेनस आरएनए। ठीक है, या इसको हिंदी में कहा जाता है विषम प्रकृति का आरएनए। अब हमें आगे क्या करना है बेटा? अब हमने देख लिया कि एक नॉन कोडिंग वाला है और एक कोडिंग वाला आरएनए हमें क्या हो गया है? प्राप्त हुआ है। अब इसमें से हम करेंगे क्या? जितने भी नॉन कोडिंग वाले हैं उनको निकालेंगे और कोडिंग वालों को क्या कर देंगे? एक साथ जोड़ देंगे। अरे कोडिंग वाला ही क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा, नॉन कोडिंग वाला प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा। तो हमें करना क्या है? अब यहाँ पे जितने भी नॉन कोडिंग वाले हैं उनको अलग करना है और जो कोडिंग वाले हैं उनको एक साथ क्या कर देना है? जोड़ देना है। यानी इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए जो है हमें जो HRNA है हम उसको अस्थाई बनाएंगे और अस्थाई बनाने के बाद उसमें नॉन कोडिंग को क्या करेंगे? हटाएंगे। क्या करेंगे? नॉन कोडिंग को हटाएंगे। अब इसे अस्थाई करने के लिए, यानी इसे अस्थाई करने के लिए जो एक सिरा होता है ना, ये 3 डैश और ये क्या होता है? 5 डैश। क्या होता है? 5 डैश। ये 5 डैश सिरा है, ये क्या है? 5 डैश और ये क्या है? 3 डैश। अब इस 5 डैश वाले सिरे पर इसको अस्थाई बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक कैप लगाएंगे। क्या करेंगे? कैप लगाएंगे। और जो 3 डैश वाला सिरा है उस पे एक टेल लगाएंगे। यानी कैप और टेल ये क्या होंगे? ये दोनों जो होंगे एक रासायनिक पदार्थ के बने होंगे। यानी इस पे कैप लगेगा, इस पे क्या होगा? एक कैप लगेगा और इस पे क्या होगा? एक पूंछ लगेगा, यानी टेल लगेगा। ये दोनों किसके बने होंगे? रासायनिक पदार्थ के बने होंगे।
जो कैप होता है बेटा, ध्यान रखना, ये जो रासायनिक से बना होता है, ये 7 मेथाइल ग्वानोसिन से मिलकर बना होता है। जो इसका कैप होता है वो क्या होता है, 7 मेथाइल ग्वानोसिन से मिलकर बना होता है। और जो पूंछ होता है वह 200 एडेनिल एसिड से मिलकर बना होता है। जब हम क्या करते हैं, इनके एक सिरे पे कैप लगा देते हैं और दूसरे सिरे पे क्या लगा देते हैं, टेल लगा देते हैं, तो ये एकदम क्या हो जाते हैं, HNRNA क्या हो जाता है, अस्थाई हो जाता है। बात समझ में आई? हमने क्या कहा बेटा, एक बार ध्यान से सुनो। हमने ये बताया, एक मिनट सुन लो, हमने क्या बताया कि हमें करना क्या था। हमें तो करना यही था कि इसमें से जब हमने आरएनए बनाया तो इसमें 2 परिस्थितियां हो रही थी, एक कोडिंग क्षेत्र मिल रहा था, एक नॉन कोडिंग क्षेत्र मिल रहा था। यानी जीएनए से जो जीन से इस पे सूचना किस पे कोडिंग पे आ रहा था, नॉन वाले कोडिंग पर नहीं आ रहा था। यानी ये जो विपरीत जो खंड मिल रहे थे कोडिंग और नॉन कोडिंग वाले, तो ऐसे आरएनए को HNRNA कहा गया। अब चूंकि यहाँ पर आपको भाई प्रोटीन का क्या करना है, संश्लेषण करना है, प्रोटीन का निर्माण करना है, तो नॉन कोडिंग वाला क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा? नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से इस खंड में जितने भी नॉन कोडिंग वाले होंगे उन्हें हमें क्या करना होगा, हटाना होगा। और जितने भी क्या होंगे, कोडिंग वाले होंगे, इनको एक साथ जोड़ना होगा। तो भाई इसको हटाने और जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ये HNRNA बना हुआ है 5-3-, इसको हमें क्या करना होगा, मैंने क्या बताया, अस्थाई बनाना होगा। तो अस्थाई बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी इसमें 5' वाले पे कैप लगाना पड़ेगा और इस पे क्या लगाना पड़ेगा, पूंछ लगाना पड़ेगा। अब ये कैप और ये जो इसका टेल होगा, ये दोनों किसका बना होगा, एक रसायन का बना होगा। अब ये इस पे जब हम लगा देंगे दोनों पर, तो ये क्या बन जाएगा, HNRNA क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब यहां तक क्रिया हो गई तो अब नॉन कोडिंग को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, mRNA को बनाना होगा। हाँ देखो, HNRNA को अस्थाई बनाने के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, आपको बताया गया, यही बताया गया कि इसमें हमें क्या करना होता है, कैप लगाना होता है। क्या करना होता है, कैप लगाना। कैप, एक चीज ध्यान रखना, कैप लगता कहाँ है, तो कैप लगाने के लिए आप इधर ध्यान दो। जैसे यहाँ एक शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, ये क्या करना है, ये 5' सिरा है और ये क्या है, 3' सिरा। हम जब भी कैप लगाएंगे तो कहाँ पे लगाएंगे, 5' सिरे पे लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगेगा, कैप। और 3' सिरे पे क्या लगाते हैं, टेल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टेल लगाते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, जो कैप होता है बेटा, जो कैप होता है वो कैप किसका होता है, 7 मेथाइल ग्वानोसिन का बना होता है। यानी ये किसका बना होता है, 7 मेथाइल ग्वानोसिन बना होता है, यही ना। ये यानी ये एक रासायनिक पदार्थ होता है। और ये टेल जो होता है वो किसका बना होता है, 200 एडेनिलिक एसिड से मिलकर बना होता है। जब इसमें क्या हो जाता है, जब इसमें ये कैप लग जाता है, तो कैप लगने के बाद से ये क्या हो जाता है, अस्थाई बन जाता है। क्या बन जाता है, अस्थाई बन जाता है। बात समझ में आ गया कि जब ये दोनों लग गया तो ये क्या हो गया, अस्थाई बन गया। अब इसके बाद हमें इसमें क्या करना होगा कि हमें नॉन कोडिंग को हटाना होगा और कोडिंग को क्या करना है, जोड़ना है। अब हमने तो पहले जो है HN यानी इस HNRNA को हमने क्या कर दिया, अस्थाई बना दिया। क्या बना दिया, अस्थाई बना दिया। अब अस्थाई बन गया तब क्या करेंगे बेटा, अस्थाई बनने के बाद सब क्या करेंगे, इसमें से जहां जहां पे नॉन कोडिंग होगा
उसे हटाएंगे और जहां जहां पे कोडिंग क्षेत्र है उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, नॉन कोडिंग को हटाना और कोडिंग को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है बेटा, उसे हम कहते हैं एस्पेलाइजिंग। क्या कहते हैं? एस्पेलाइजिंग। क्या बताया गया? कोडोन क्षेत्र को जोड़ना और नॉन कोडिंग क्षेत्र को हटाना, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? स्पेलाइजिंग कहलाता है। ये यहां पे मात्रा नहीं है, ये 3 है। अब ये क्रिया जो होता है, स्पेलाइजिंग जो क्रिया होती है बेटा, अब इसे थोड़ा मिटा के यहां बनाते हैं, ठीक है ना? थोड़ा यहां मिटाते हैं। हाँ, ध्यान देना, यहां जो है हमने जब क्या कर लिया, HNRNA को अस्थायी कर लिया, तो अस्थायी करने के बाद से हमने 2 काम किया है। यानी हमको करना क्या है, कोडिंग क्षेत्र को जोड़ना है और नॉन कोडिंग क्षेत्र को हटाना है। तो कोडिंग क्षेत्र को जोड़ना और नॉन कोडिंग क्षेत्र को हटाना, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? एस्पेलाइजिंग कहलाता है। अब ये प्रक्रिया होता कैसे है? अब देखना, इस प्रक्रिया को यानी इस क्रिया को यानी एस्पेलाइजिंग क्रिया को करने के लिए 2 एंजाइम काम करते हैं। ध्यान रख लेना, कितने एंजाइम कार्य करते हैं? 2 एंजाइम कार्य करते हैं। एक एंजाइम को कहा जाता है, यहां से 2 एंजाइम कार्य करते हैं। एक होता है राइबोज न्यूक्लियस, और दूसरा जो है आरएनए लाइगेज। ध्यान देना बेटा, मैंने क्या बताया? मैंने यही बताया कि नॉन कोडिंग और नॉन कोडिंग को हटाना और कोडिंग को जोड़ना, ये प्रक्रिया क्या कहलाया? एस्पेलाइजिंग कहलाया। एस्पेलाइजिंग क्रिया करने के लिए 2 एंजाइम क्या होते हैं? कार्य करते हैं। ये क्रिया कौन कराता है? 2 एंजाइम। एक होता है राइबोज न्यूक्लियस और दूसरा होता है आरएनए लाइगेज। जो ये होता है बेटा, ये ध्यान रखना, ये क्या करता है? ये वाला क्या करता है? राइबोज न्यूक्लियस जो है, ये नॉन कोडिंग को क्या कर देता है? नॉन कोडिंग को हटाता है। क्या करता है? यानी नॉन कोडिंग को हटाने का काम कौन करता है? राइबोज न्यूक्लियस। और ये क्या करता है? कोडिंग को क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है? बात समझ में आ गई यहां तक? अब एक चीज ध्यान रखना, जब क्या होगा, ये राइबोज न्यूक्लियस जब आएगा तो इसमें से जितने भी नॉन कोडिंग क्षेत्र होंगे उनको क्या कर देगा? हटा देगा। नॉन कोडिंग को क्या कर देगा? हटा देगा। तो जैसे जब नॉन कोडिंग हटेगा, यहां पे ध्यान रखना,
ये नॉन कोडिंग यहाँ पे हटेगा तो क्या बच जाएगा बेटा, यहाँ पे देख लेना, यहाँ से नॉन कोडिंग हट रहा है तो ये कोडिंग है, फिर क्या बच गया, कोडिंग हो गया, फिर क्या हो गया, कोडिंग हो गया, फिर क्या हो गया, कोडिंग, और नॉन कोडिंग क्या हो गया, हट गया। तो जब ये हुआ तो आप एक चीज बताओ, जिस पे क्या होता है, अब ये HRNA अस्थाई है, इस पे कोडिंग क्षेत्र बन गया, तो अब आपने देखा था कि mRNA पर क्या मिल रहा था, कोडोन मिल रहा था ना, ऐसे कोडोन मिल रहा था नहीं, 3 नाइट्रोजन क्षार का क्या मिल रहा था, समूह मिल रहा था, इसे क्या कर रहे थे, कोडोन कह रहे थे, ये मिल रहा था ना। तो इसका मतलब ये किसका निर्माण हो गया, mRNA का निर्माण। अगर इसने क्या किया, नॉन कोडिंग को हटा दिया, कोडिंग को रहने दिया, तो जब अब नॉन और जितने कोडिंग थे उनको एक साथ जोड़ दिया तो क्या बन गया, किसका निर्माण हो गया, mRNA का। अरे यही ना, अब ये कोडिंग क्षेत्र है भाई, कोडिंग में क्या होंगे, कोडिंग में क्या होगा, 3-3 नाइट्रोजन क्षार होता है ना, तो ये यहाँ पे 3-3 नाइट्रोजन क्षार तो ये क्या बन गया, mRNA का निर्माण हो गया। अब ये mRNA का जब निर्माण हो गया बेटा, तो mRNA करता क्या है, ध्यान रखना, mR क्या करता है, mRNA का कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण। अब यही क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण। एक बार फिर ध्यान सुन लेते हैं बेटा, हमने क्या किया, सबसे पहले mRNA को अस्थाई किया, अस्थाई करने के बाद से हमने उसमें से क्या किया, कोडिंग जो नॉन कोडिंग क्षेत्र थे उनको राइबो न्यूक्लियस से हटा दिया, और उसमें से कोडिंग क्षेत्र को किससे जोड़ दिया, RNA लाइगेज से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जब ये कोडिंग क्षेत्र नॉन कोडिंग क्षेत्र हट गए और क्या बच गया, केवल कोडिंग क्षेत्र, इससे किसका निर्माण हुआ, mRNA का निर्माण हुआ। और यही mRNA क्या करेगा, ये क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो अब एक चीज आप समझ लेना कि हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण चीज समझो कि हमारे शरीर में लगभग जितने भी जीन पाए जाते हैं वे सभी जीन क्या होते हैं, विभक्त जीन होते हैं। बस 2 जीन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अपवाद होते हैं, जिन्हें हम अविभक्त जीन कहते हैं। मैंने बताया कि हमारे शरीर में जितने भी जीन पाए जाते हैं वह सब क्या होते हैं, विभक्त जीन होते हैं। और विभक्त जीन होने के कारण उसमें ये कोडिंग और नॉन कोडिंग क्षेत्र दोनों मिलते होंगे। कोडिंग नॉन कोडिंग को क्या करना होता होगा, हटाकर उससे किसका निर्माण करना होता होगा, mRNA का। लेकिन 2 ऐसे जीन हमारे शरीर में पाए जाते हैं जो अपवाद हैं, उनमें क्या होता है, वह विभक्त जीन नहीं होता। वो 2 जीन कौन कौन सा होता है बेटा, तो एक होता है हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा होता है इंटरफेरॉन। जैसे और विभक्त जीन आपको कितना बताया गया, 2 होता है। एक क्या बताया गया, एक बताया गया आप लोगों को हिस्टोन प्रोटीन, ये क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन, और दूसरा होता है इंटरफेरॉन। ये 2 जीन ऐसे होते हैं, ये 2 जीन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं हमारे शरीर में, अविभक्त जीन होते हैं। इसका हिस्टोन प्रोटीन को आपने देखा था कि जब डीएनए को किस पे लपेटा जा रहा था, डीएनए को, हाँ, जब ये हमारा डीएनए जो फोल्ड होता है उसमें कौन काम करता है, हिस्टोन प्रोटीन। और ये इंटरफेरॉन क्या करता है बेटा, ये क्या करता है कि हमारे शरीर में जितने भी बाहरी विषाणु जब प्रवेश करते हैं तो वो उनको मारने का कार्य करता है। यानी हमारे शरीर में इम्यूनिटी
इम्यूनिटी पावर का प्रतिरक्षी के रूप में ये क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है ना। तो ये एक आपने ये पॉइंट आप समझ लिए, विभक्त जीन, अविभक्त जीन। अब हमने क्या कर लिया है, अब हमने जब प्रोटीन का mRNA का निर्माण कर लिया तो mRNA से हम क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। अब प्रोटीन का निर्माण कैसे होगा, ध्यान देना। अब क्या करेंगे बेटा, mRNA से प्रोटीन का निर्माण करेंगे। हमने देखा कि यहाँ mRNA का हमने निर्माण कर लिया और ये mRNA क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। कैसे करता है, तो आप mRNA को पढ़े थे कि जब mRNA के पास ये बताया गया था कि उसके पास एक आनुवांशिक कूट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, mRNA के पास क्या होता है, आनुवांशिक कूट होता है। mRNA के पास आनुवांशिक कूट यही है ना जी, यही में आनुवांशिक कूट है, कोडोन। अरे mRNA के पास क्या होता है, आनुवांशिक कूट होता है, और इसी आनुवांशिक कूट के पास क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, यानी प्रोटीन निर्माण करने के लिए किसके पास सूचना होती है, इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है, इस कोडोन के पास होती है। ठीक है ना। तो ये बात आपने समझ गया कि भाई सीधी सी बात आपने क्या समझा कि mRNA का निर्माण जब हो गया और mRNA से प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं तो mRNA के पास क्या पाए जाते हैं, कोडोन पाए जाते हैं, आनुवांशिक कूट पाए जाते हैं। और वह आनुवांशिक कूट के पास क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। किसके लिए इन्फॉर्मेशन होता है, किसके लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए। अब चूंकि एक शब्द आ गया आनुवांशिक कूट, सबसे पहले इसको थोड़ा सा शार्ट में, कभी कभी इसमें से भी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें हम देखेंगे कि आनुवांशिक कूट शब्द किसने दिया था, यानी इस शब्द का प्रयोग किसने किया पहले, और उसके बाद देखेंगे कि इसकी खोज किसने की। अरे किसने बोला कि ये आनुवांशिक कूट है, तो आनुवांशिक कूट जो है जॉर्ज गैमो ने बोला था। कौन, जॉर्ज गैमो, जॉर्ज गैमो, गैमो ने इसे क्या कहा था, जो इस पे कोडोन पाए जा रहे थे इसको उन्होंने क्या कहा था, आनुवांशिक कूट नाम दिया था। ठीक है ना। और इसकी खोज किसने किया था बेटा, खोज और नाम दोनों अलग अलग चीज है। तो शब्द किसने दिया, जॉर्ज गैमो ने दिया, और इसकी खोज किसने किया, तो 3 वैज्ञानिक थे बेटा। हाँ, नीरनबर्ग, इनका नाम था मठाई, और तीसरे जो थे वो भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हरगोविंद। क्या नाम था, हरगोविंद। देखो आनुवांशिक कूट की खोज जो है 3 वैज्ञानिक नीरनबर्ग, मठाई और हरगोविंद ने किया था। हरगोविंद जो है भारतीय वैज्ञानिक थे और भारत के सबसे प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक रहे हरगोविंद। इन्होंने जो है बेटा, इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और एक चीज और ध्यान रख लेना, ये हरगोविंद महोदय ने एक और काम किया था। इन्होंने क्या किया था कि अपने प्रयोगशाला में कृत्रिम mRNA का निर्माण किया था।
क्या बताया गया? यानी ये बहुत बड़े जीव वैज्ञानिक थे हरगोविंद, और प्रसिद्ध भी थे। तो इन्होंने अपने प्रयोगशाला में क्या किया था, क्या बनाया था? अब एक चीज बताओ, mRNA पे क्या पाया जाता है बेटा? ये बताओ, ये जो mRNA है, इधर ध्यान दो, mRNA पे क्या पाए जाते हैं? आनुवांशिक कूट पाए जाते हैं। और आनुवांशिक कूट के पास सूचना क्या होती है? इनके पास सूचना क्या होती है? इनके पास सूचना होती है, यानी इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्रोटीन बनाने की। किसकी बनाने की? प्रोटीन बनाने का या प्रोटीन निर्माण करने का। अब प्रोटीन का निर्माण करता कौन है बेटा? प्रोटीन का निर्माण करता कौन है? यानी 20 प्रकार के अमीनो अम्ल। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के हमारे शरीर में अमीनो अम्ल हैं, जो क्या करते हैं? अमीनो अम्ल। ये ऐसे 200 300 से ऊपर क्या पाए जाते हैं? अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें से 20 प्रकार के ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यहां तक तो बात आप लोगों को समझ में आ गई ना? ध्यान दो, जब क्या हुआ बेटा, आपने देखा, यही बताया गया कि आनुवांशिक सूचना यानी आनुवांशिक कूट जो है पर क्या पाया जा रहा है? mRNA पाया जा रहा है, जिसके पास क्या होता है? प्रोटीन बनाने की सूचना होती है। जब कूट से, जो कूट होते हैं या प्रकूट होते हैं, उनसे अमीनो अम्ल क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रोटीन बनाने में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं। अब आप एक चीज बताओ, इसमें जो कोडोन पाए जाते हैं बेटा, ये कोडोन कितने होते हैं? यानी ये कोडोन जो होते हैं, इसमें क्या होता है? 3 नाइट्रोजनी क्षार का ये क्या होता है? समूह। और एक बात बताओ, एक परकूट में अगर हम देखें, अगर कोई एक परकूट है, यहां देखना, कूट या परकूट एक ही शब्द है, ठीक ना? कोडोन जिसे कहा जाता है। तो एक परकूट में यानी नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है, अरे वही एडेनिन, थायमिन नहीं रहता है इसमें, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन, ये रहते हैं ना। अब इसमें नाइट्रोजन क्षार कितने होंगे? 4। एक में नाइट्रोजन क्षार कितने हो गए? 4 हो गए ना एक परकूट में। ये अरे आरएनए है, तो इस पर क्या पाया जाएगा? थायमिन की जगह क्या पाया जाएगा? यूरासिल पाया जाएगा। अगर ये एक नाइट्रोजन बेस पे हो गया, अब जो है 2 पे देखा जाए तो 2 पे कितने हो जाएंगे? तो 4 का गुना कितना हो जाएगा? 4 का गुना 4 में 4 गुना क्या जाएगा? कितना हो जाएगा? 16। अरे नहीं समझ में आया आपने, ये 1 का मैंने बता दिया, 1 का तो हो गया इतना। अगर 2 का देखा जाए, 2 नाइट्रोजन बेस पे देखा जाए तो क्या होगा? नहीं, इससे आप लोगों ने पढ़ा था ना उसमें, जैसे यू, ये क्या था? ए यू जी सी है। अब हमने क्या कर दिया यहाँ पे? अब यहाँ पर फिर जो है, यहाँ पर भी यही ले लो, हमने 2 नाइट्रोजन बेस से कराया, तो ये क्या हो जाएगा? ए, ये क्या हो गया? ए यू जी सी। इसमें देखो कितने बन रहे हैं नाइट्रोजन बेस, कितना बनाएंगे?
मैंने एक कहा कि 4 निकलेगा, और जब 2 होंगे तो कितने निकलेगा? अब देखो यहाँ पे ए हो गया, ए यू हो गया, ए जी हो गया, ए सी हो गया, फिर क्या हो गया? ए यू यू और फिर यू जी और फिर यू सी, फिर क्या हो गया? जी ए जी यू जी जी और जी सी। यहाँ क्या हो जाएगा? ए सी लिख लो, ए सी यू और सी जी और सी सी। अब इसमें काउंटिंग करो कितना हो रहा है? 1 2 3 4, 4 चौको 16, कितने हो गए? 16। 2 में हो गया, ये 2 पर हो गया। अगर इसी तरह से 3 पकड़ दिया जाए तो कितना होगा? अरे अब इसमें क्या करोगे? अब यहाँ पर जो है इसी तरह से इसमें कुछ करना नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे आप क्या कर दोगे? ये जितना संख्या है ना, फिर इसमें जो है ए यू जी सी से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। अब करोगे तो कितना कितना हो जाएगा? ये जो ए था वो कितने बार हो जाएगा? 3 बार हो जाएगा। कितना हो जाएगा? समझ में आया? अरे एक में आपने देखा, 2 में कितना आया? 16। कितना आया? 16। आज जब हम 3 में करेंगे तो कितना होना चाहिए? अरे ये हो जाएगा, एक में 4 चला जाएगा तो ये 64 हो जाएगा। 16 चौको 64 हो जाएगा। और हमारे चीज में ध्यान रखो, ये इतना आपको डिटेल नहीं जानने की जरूरत है, मैंने बता दिया प्रोटीन का निर्माण। अब हमारे शरीर के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? कितने? ध्यान रखो, हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20 की आवश्यकता होती है। तो हम 2 वाला तो काम, 1 वाला तो काम चलेगा नहीं, 4 है, 2 वाला भी काम नहीं चलेगा। तो हम किसको लेंगे? जिसमें 64 बन रहा है उसको लेंगे। यानी हमें कम से कम 20 कूट चाहिए थे, इसलिए हमने 3 नाइट्रोजन बेस चाहिए। कितना वाला चाहिए? ये 2 नाइट्रोजन बेस वाला तो मैंने निकाला था। अब हम 3 बेस वाले को निकालेंगे तो उसमें कितना निकल जाएगा? 64। यानी ये 4 था, ध्यान देना, ये पहले यानी 1 नाइट्रोजन बेस बराबर कितना निकला था? 4। कितना निकला था? 4। और 2 नाइट्रोजन बेस बराबर कितना निकल गया? 4 गुणे 4 बराबर कितना निकल गया? 16। अब जो है 3 नाइट्रोजन बेस बराबर, तो 3 नाइट्रोजन बेस बराबर क्या हो जाएगा? 16 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 64। तो हमें कितना वाला चाहिए? यानी ये 20 से कम है, हमें कितना चाहिए? 20 से ऊपर चाहिए, 20 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमको कौन सा चाहिए? 3 नाइट्रोजन बेस वाला चाहिए, जिसमें क्या हो? 20 से ऊपर अमीनो एसिड। तो आप लोगों को बता दिया गया। इसके बारे में किसने बताया था बेटा? तो इसके बारे में बताया था एक वैज्ञानिक थे। आनुवंशिक कूट के बारे में किसने बताया था सर्वप्रथम? जॉर्ज कैम्प ने बताया था। और इन्होंने ये भी बताया था कि एक आनुवंशिक कूट क्या होते हैं? त्रिक होते हैं। क्या होते हैं? त्रिक होते हैं। अब एक चीज लिख लो, आनुवंशिक कूट के लक्षण। क्या लिखोगे? आनुवंशिक कूट के लक्षण। देखो, अब एक चीज ध्यान रखना, इसके लक्षण क्या होते हैं बेटा? अभी जो सवाल आप कर रही थी, आपका जवाब मिल जाएगा लक्षण से। पहले बताया गया कि जो आनुवंशिक कूट के जो लक्षण होते हैं, ये क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं, यानी त्रिक होते हैं। क्या होते हैं? त्रिक। लिख लेना, ये त्रिक होते हैं। अर्थात एक कूट में 3 नाइट्रोजन, यानी एक कूट 3 नाइट्रोजन क्षार के बने होते हैं। एक कूट कितने के बने होते हैं? 3 नाइट्रोजन क्षार के बने होते हैं।
दूसरा इसका होगा यानी पहला आपने देखा, ये क्या होते हैं, ये त्रिक होते हैं। त्रिक होते हैं का मतलब क्या है, यानी एक नाइट्रोजन एक इस प्रकुट में या एक कोडान में कितने होते हैं, 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं। दूसरा नोट करो, दूसरा होता है ये कूट सार्वभौमिक होते हैं। देखो बताया गया, दूसरा यही बताया जा रहा है कि ये कूट सार्वभौमिक होते हैं, यानी सभी सजीवों में क्या होते हैं, समान पाए जाते हैं। सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, ठीक है ना, यानी सभी जीवों में क्या होते हैं, समान पाए जाते हैं। तीसरा है ये असंदिग्ध होते हैं। तीसरा क्या है, असंदिग्ध होते हैं। अर्थात असंदिग्ध का मतलब है कि एक कूट के पास सिर्फ एक अमीनो अम्ल की क्या होती है, सूचना होती है। एक कूट के पास क्या होता है, एक अमीनो अम्ल की सूचना होती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, चौथा है ये अपहसित होते हैं। ये अपहसित होते हैं अर्थात एक अमीनो अम्ल की सूचना, अर्थात एक अमीनो अम्ल की सूचना एक से ज्यादा कूट रख सकते हैं। पांचवा लिख लो, ये रुके नहीं होते हैं। ये रुके हुए नहीं होते हैं अर्थात इनमें कामा नहीं होता है। यानी ये रुके हुए नहीं होते हैं, यानी इनमें कामा नहीं होता है। ये mRNA है, ये अमीनो अम्ल के बारे में पढ़ा था, तो ये सीधा ऐसे क्या होता है, बिना रुके ऐसे होता है, इसमें बीच में कोई कामा नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट लिख लो, ये जो ट्रिक होता है ना, बताया ध्यान रखना, जो ये ट्रिक होता है इसमें कितने कोड पाए जाते हैं, 64। कितने पाए जाते हैं, 64। तो 64 कोड जो इसमें कोडोन पाए जाते हैं mRNA में, ये जो 64 क्या पाया जा रहा है, कोडोन। आप ये नहीं मैंने यहाँ पे 5 बना दिया तो आप 5 नहीं 16 भी नहीं रखोगे, जो 64 वाला होगा उसको रखोगे। तो जो 64 कोड होते हैं, तो इसमें एक कोड होता है जो किसका, उस पर नाइट्रोजन क्षार क्या पाए जाते हैं, ये AUG पाए जाते हैं। यानी ऐसे कितने होंगे, ऐसे कितने होंगे, 64। इसमें से एक ऐसा होगा जिसमें क्या पाया जाएगा, AUG, और जहां पर ये AUG पाया जाएगा वही प्रारंभिक कूट होता है। ये मैंने mRNA में पढ़ा दी दिया, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब भाई प्रोटीन कैसे बनाते हैं, अब इनके पास सूचना होती है, किनके पास, अनुवांशिक के पास सूचना होती है प्रोटीन निर्माण का, और ये क्या होता है, ये राइबोसोम पर जाके जुड़ता है और प्रोटीन बनाना प्रारंभ कर देता है। ये मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये रहा आपका, क्या था ये, नहीं
ये आप लोग क्या पढ़ाया गया था? विभक्त जीन। ये विभक्त जीन क्या हुआ? कंप्लीट। ठीक है।